Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to study our chapter number 7 from Footprints Without Feet. And the name of this chapter is The Necklace. So as the name shows, the whole story revolves around a necklace. So this story is written by Guy de Maupassant, who is a French author and writer, and he is well known for his story writing. And I'm sure you will also enjoy this story because this is very interesting story. So let's see. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? So Matilda, the main character of the story, she is a very beautiful girl and she is invited to a grand party, a dance party, and for that party she has a beautiful dress to wear in that party, but she is not having any jewelry. And how she arranges that jewelry? She borrows it from a friend, and somehow or by misfortune she loses that necklace that she borrowed from her friend. And what happens then? Let's see what happens afterwards. So after reading the story, we have to find out what kind of a person is Madame Loisel, and MME is the short form or the abbreviation of Madame in French language. And why is she always unhappy? और what kind of a person is her husband? So ये हमें find out करना है story पढ़ने के बाद. She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clubs. So मैडम लॉयजल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और जवान है, एंड और उसका जो बर्थ है वो एक क्लर्क्स की फैमिली में हुआ है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है नॉर्मली. और ऐसा फील होता है मानो कि डेस्टिनी से कोई मिस्टेक हो गई है, किस्मत से कोई मिस्टेक हो गई है, जो उसका बर्थ एक मिडिल क्लास फैमिली में मिडिल और क्लर्क्स की फैमिली में हो गया है. क्योंकि जो उसकी लुक्स है वो तो बहुत रिच लुक है कि ऐसा फील होता है कि वो बहुत रिच है. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. अब उसके पास ना उसकी फैमिली के पास ना तो कोई डॉरी है उसकी शादी में देने के लिए, ना उसको कोई होप्स है कि उसका वो कभी वेल सेटल्ड होगी या कभी वेल नॉन होगी, बहुत फेमस होगी, कभी ऐसी उसको कोई होप नहीं है. और उसे ऐसी भी कोई होप नहीं है कि उसको कोई ऐसा इंसान प्यार करेगा या फिर उसके साथ शादी करेगा जो बहुत रिच हो या फिर डिस्टिंग्विश्ड हो. डिस्टिंग्विश्ड मीन्स बहुत ज़्यादा फेमस हो, सबसे अलग हो, कोई ऐसी उसको कोई भी उम्मीद या होप नहीं थी. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और इस यही वजह थी कि उसने एक पेटी क्लर्क के साथ, जिसको जो कि पेटी मीन्स स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक क्लर्क के साथ उसने शादी कर ली, और जो उसका हस्बैंड था वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो एक बहुत सिंपल सी गर्ल थी बट ऑलवेज शी रिमेन्ड अनहैप्पी. हमेशा उदास रहती थी, दुखी रहती थी. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. अब उसकी सफरिंग का कारण क्या था? वो हमेशा सफ़र करती रहती, हमेशा दुखी रहती. incessantly means continuously. She suffered continuously. और उसको ऐसा फील होता था कि उसकी जो वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, और उसको ऐसा हमेशा यही लगता रहता था कि वो तो बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है. सो यही उसका जो सफरिंग का यही मेन कारण था कि उसको वो हर टाइम उदास रहती थी. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. अब वो अपने घर की कंडीशन देखती, उसकी पुअर अपने घर की अपने अपार्टमेंट की पुअर कंडीशन देखती, तब वो दुखी हो जाती. घर की दीवारों को देखती कि वो बहुत गंदी सी थी, उसमें से पेंट उतरा हुआ था, तब दुखी हो जाती. एंड द वॉर्न चेयर्स ऑल्सो. और जब वो अपने घर में जो टूटी सी या फिर पुरानी चेयर्स देखती तो उनको देखकर भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती, बिकॉज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा होगा. क्योंकि वो अपनी लुक्स को बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए जो अपनी लुक्स थी, अपनी ब्यूटी थी, वो बहुत मैटर करती थी. एंड वो उसी अपनी ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा अपनी डेस्टिनी से एक्सपेक्ट करती थी कि वो बहुत ज़्यादा रिच लाइफ एंजॉय करना चाहती थी.
ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सारी चीज़ों के कारण वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और इससे उसको बहुत गुस्सा भी आता था. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." और जब वो डिनर के लिए बैठते तो एक साइड उसका हस्बैंड और टेबल के दूसरी साइड जब मैटिल्डा बैठी होती तो उसके जो हस्बैंड का रिएक्शन होता वो अपने वो जो सर्विंग बॉल पड़ा होता टेबल के ऊपर जो मैटिल्डा सर्व करती वहाँ पे, तो उस बॉल को अनकवर करते हुए, उसका ढक्कन उतारते हुए, लिड को उतारते हुए जो फ्रेग्रेंस को एंजॉय करता और कहता कि ओह द गुड पॉट पाई. द पॉट पाई जो यहाँ पे है वो एक डिश का नाम है, ईटेबल का नाम है. तो यहाँ पे वो उस डिश को देख के उसकी फ्रेग्रेंस को एंजॉय करता और कहता कि वाओ पॉट पाई, मैंने इससे अच्छी डिश तो मैंने देखी नहीं. आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, इससे अच्छा तो मुझे कुछ पता ही नहीं है. और उसके अपोजिट जो मैटिल्डा बैठी होती उसका क्या रिएक्शन होता? शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. उसको अपने हस्बैंड की इस एंजॉयमेंट वाली फीलिंग का उसे कोई ख्याल नहीं होता. रादर शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता. और उस टाइम वो सोच रही होती कुछ एलिगेंट डिनर्स के बारे में जो किसी बहुत ही 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में बैठी हुई और बहुत उसके सामने बहुत शाइनिंग सिल्वर कलर के शाइनिंग डिशेस पड़ी हुई हैं, शाइनिंग यूटेंसिल्स पड़े हैं. एंड शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, और इन मार्वेलस बहुत शानदार डिशेस में, शानदार यूटेंसिल्स में उसके सामने बहुत टेस्टी और प्लीजिंग सा डिलीशियस सा फूड सर्व किया हुआ है. ऐसी वो सोच में डूबी रहती. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्यूल्स, नथिंग. अब इससे पता चलता है कि वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक थी, कि वो आगे क्या कहा जा रहा है कि शी हैड नीदर फ्रॉक्स, ना तो उसके पास बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक्स थी और ना ही कोई ज्यूल्स थे. एंड नथिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह का उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने आप को सजा सकती. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, बट उसका ध्यान जो था इन्हीं चीज़ों की तरफ था ऑलवेज. शी वॉज मटेरियलिस्टिक, शी वॉज हैविंग मटेरियलिस्टिक नेचर एंड शी लव्ड ऑल दीज थिंग्स ओनली. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she didn't like to visit. अब उसकी एक रिच फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा रिच थी उसकी फ्रेंड, जिसके साथ वो स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करती थी. एंड हु शी डिडंट लाइक टू विजिट, बट उसके पास जाना, उसको मिलना इसे मैटिल्डा को बिल्कुल पसंद नहीं था. बिकॉज शी सफर्ड सो मच वन शी रिटर्न, क्योंकि जब भी वो उसको मिलकर वापस आती थी तो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी. एंड शी वेप्ट फॉर द होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. और उसकी रिचनेस को देख के, उसकी मटेरियल चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा दुखी होती कि घर पे आके सारा दिन रोती रहा करती और हमेशा उदास रहती, डिसअपॉइंटेड सी रहती. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. और एक शाम क्या होता है, उसके हस्बैंड घर पे आते हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली, elated मीन्स बहुत खुश से नज़र आ रहे होते हैं. एंड ही वॉज हैविंग एन एनवेलप इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक एनवेलप होता है जो वो आके अपनी वाइफ को देते हैं. एंड सेड हियर, ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, और अपनी वाइफ को देते हुए कहता है उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजर कि यहाँ मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, और वो जल्दी से उसमें से, उस एनवेलप में से एक कार्ड निकालती है और जिसके ऊपर लिखा होता है, The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponnet asked the honor of Monsieur and Madam Loisel's company. Monday evening, January 18, at the Minister's residence. So it was an invitation of a party at the Minister's house, जो कि मंडे इवनिंग जनवरी 18 को रखी गई थी पार्टी, और जिसमें मॉन्शर और मैडम लॉयजल को इनवाइट किया गया था. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब अपनी हस्बैंड की उम्मीद के एकदम अपोजिट, जैसा कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था, मॉन्शर लॉयजल ने सोचा था कि उसकी वाइफ इस एनवेलप को देख के, इन्विटेशन को देखकर खुश हो जाएगी, इसके कम्प्लीटली अपोजिट क्या हुआ, वो खुश नहीं हुई. रादर उसकी वाइफ बहुत दुखी हो गई और उसने जो इन्विटेशन कार्ड था बहुत ही हेटफुली, बहुत ज़्यादा गुस्से से टेबल पर फेंका और
विस्परिंग से मर्मरिंग मीन्स थोड़ा और मुंह में कुछ धीरे धीरे से कुछ बोलती हुई कहने लगी, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो कि मैं इस कार्ड के साथ क्या करूं? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। बट आगे से लाइजल जो है, मिस्टर लाइजल, वो अपनी वाइफ को मनाते हुए कहते हैं कि बट माई डियरी, मैंने सोचा था कि तुम्हें ये देखकर बहुत खुशी होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। तुम कभी भी घर से बाहर नहीं जाती हो, इंजॉयमेंट के लिए घूमने नहीं जाती, और ये हमारे पास मौका है, एंड दिस इज़ वेरी फाइन वन, और बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम यहाँ जाकर इंजॉय कर सकती हो। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। और ये जो मौका है, इसके लिए हर कोई विश करता है कि मिनिस्टर उनको इनवाइट करे, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, सबको ये इनविटेशन नहीं दिया जाता। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, सब एम्प्लॉयज़ को ये इनविटेशन नहीं मिलता। एंड यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और अगर तुम इस पार्टी में जाओगी तो वहाँ पे तुम सारे ऑफिशियल वर्ल्ड को मिलोगी, ऑफिशियल वर्ल्ड देखोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. अब वो बहुत गुस्से से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है मैटिल्डा, और कहती है, बहुत गुस्से से कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या पहनूंगी इस ओकेजन पे, क्या है मेरे पास वहाँ पे वियर करने के लिए? आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। अब मिस्टर लाइजल ने ये तो सोचा ही नहीं था कि उसकी वाइफ के पास कोई ऐसी ड्रेस ही नहीं होगी जो इतनी रिच पार्टी में वो डाल सके, और ना ही उसके पास ज्वेलरी होगी, एंड सो ऑन। सो इस बात, जब उसकी वाइफ ने ऐसा कहा तो आगे से वो स्टैमर करने लगा लाइजल। उसको लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, कि जो ड्रेस तुम थिएटर में जाते हुए पहनती हो तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। बट उसकी वाइफ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये सजेशन ठीक नहीं लगती, और उसकी वाइफ रोना शुरू कर देती है। एंड ही वॉज साइलेंट एंड स्टूपिफाइड इन डिसमे, और मिस्टर लॉयजल जो है वो एकदम साइलेंट और स्टन्ड खड़े रहते हैं और अपनी वाइफ को रोते हुए देखकर। एंड ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, और वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में धीरे से हेजिटेंट वे से, स्टैमर्ड मीन्स हेजिटेंट वे से अपनी वाइफ को पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, nothing. अब एक पर्सन जो रो रहा है तो वो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो सेम वे मैडम लाइजल ने, मैटिल्डा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स किए अपनी अनॉयंस को, अपनी जो वीपिंग थी, रो रही थी, वो उसको कंट्रोल किया, अपनी आवाज़ को काम किया, पीसफुल किया, और अपने चीक्स को क्लीन किया जिसके ऊपर टीयर्स आए हुए थे, उसकी चीक्स पे मॉइस्ट हो गई थी उसकी चीक्स, उसको क्लीन करते हुए कहा कि नथिंग, कुछ नहीं हुआ, बट ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, और इस वजह से मैं वहाँ इस अफेयर में, इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड दैन आई, तुम अपना ये इनविटेशन कार्ड किसी कोलीग को दे दो, अपने किसी पार्टनर को दे दो, और जिसकी वाइफ जो है बेटर बिफिटेड है मेरे से, कि जिसकी वाइफ के पास अच्छी सी ड्रेसेस होंगी वहाँ जाने के लिए, पार्टी में वियर करने के लिए, और जो ज़्यादा सूटेबल है मेरे से। He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. अब इस बात पे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया मिस्टर लाइजल, एंड उसने आंसर किया कि देखो मैटिल्डा, कि अगर तुम एक कॉस्ट्यूम खरीदती हो, एक सूटेबल कॉस्ट्यूम जो कि कहीं और किसी और ओकेजन पे भी वियर किया जा सके, और कुछ ऐसा जो थोड़ा सिंपल हो, बहुत ज़्यादा गॉडी सा ना हो, थोड़ा सिंपल हो, तो ऐसा कॉस्ट्यूम लेने के लिए कितनी कॉस्ट, आइडिया की कितनी कॉस्ट में ये कॉस्ट्यूम तुम्हारा जो है वो आ जाएगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal,
and a frightened exclamation from the economical clerk. अब उसने थोड़ी देर के लिए, कुछ एक सेकेंड्स के लिए सोचा और उस अमाउंट के बारे में सोचा कि वो इतनी अमाउंट बताए कि डायरेक्ट या तो उसको एक इकोनॉमिकल जो क्लर्क है जिसके बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, एक लो बजट वाला क्लर्क है, वो या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी ना हो जाए, फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर भड़क भी ना पड़े, और कुछ ऐसा भी ना हो कि वो डायरेक्टली ना बोल दे विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और कुछ ऐसा भी ना हो कि इमीडिएट रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि आई कांट अफोर्ड इट, ऐसा भी रिप्लाई ना मिले। तो उसने उस अमाउंट के बारे में सोचा। So finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. और फाइनली कुछ एक सेकेंड्स के लिए सोचने के बाद मेटिल्डा ने बोला, एक हेजिटेंट वॉइस में बोला कि एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, बट मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो हैं वो सफिशिएंट रहेंगे। फ्रैंक्स यहाँ पे फ्रेंच करेंसी है, तो यहाँ पे उससे वो बोल रही है कि 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, दैट मीन्स 400 फ्रैंक्स में उसका एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम आ जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, और 400 फ्रैंक्स सुनकर मिस्टर जो लॉयजल थे वो थोड़ा सा, उनका चेहरा उतर गया, मतलब वो थोड़ा उदास सा फील करने लगे। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. अब इस बात को सुनकर, 400 फ्रैंक्स को सुन के वो थोड़ा उदास इसलिए हो गया था क्योंकि ये सेम अमाउंट जो 400 फ्रैंक्स मॉन्सियर लॉयजल ने सेव करके रखे थे, किस लिए? बिकॉज ही वांटेड टू बाय अ गन फॉर दैट, क्योंकि वो उससे उन 400 फ्रैंक से एक शूटिंग गन खरीदना चाहता था, सो दैट ही कुड जॉइन हिज फ्रेंड्स एज अ हंटिंग पार्टी, कि ताकि वो अपने कुछ एक फ्रेंड्स को ज्वाइन कर सके, हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन कर सके, जो कि स्पेशली जो नेक्स्ट समर में, कमिंग समर में वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करना चाहता था हंटिंग के लिए, और उन फ्रेंड्स को ज्वाइन करना चाहता था जो मोस्ट ऑफ द टाइम संडेज को लार्क्स बर्ड जो होते हैं, जो स्पेशल ये लार्क्स बर्ड जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, इनको शूट करने के लिए संडे को जाया करते थे हंटिंग के लिए। तो वो उनको ज्वाइन करना चाहता था नेक्स्ट समर में इस हंटिंग ओकेजन के लिए। सो उसने 400 फ्रैंक्स सेव करके रखे थे, तो उसको लगा कि अब ये 400 फ्रैंक्स ड्रेस के लिए देने पड़ेंगे। सो ही वॉज सैड, और ही बिकेम सैड आफ्टर लिसनिंग टू दिस 400 फ्रैंक्स अमाउंट. So nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs. अब उसने आंसर किया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, बट ट्राई करना कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना. So now after the next part, after reading the next part of the story, we have to find out what fresh problem now disturbs Madame Loisel. अब एक प्रॉब्लम तो थी ड्रेस की, वो सॉर्ट आउट होगी, और मॉन्सियर लॉयजल ने बोला कि वो उसको 400 फ्रैंक्स दे देगा मेटिल्डा को. एंड हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड? अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके बाद क्या खड़ी हो जाती है, क्या प्रॉब्लम डिस्टर्ब करती है, और वो प्रॉब्लम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी ड्रेस के बाद, वो किस तरह से सॉल्व होती है. So the day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed and anxious. अब डे ऑफ बॉल अप्रोच्ड, अब डे ऑफ बॉल पार्टी का दिन नज़दीक आ गया था, एंड मैडम लॉयजल बहुत ही ज़्यादा उदास, डिस्टर्ब्ड और एंक्शियस दिखाई दे रही थी. नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी. अब चाहे उसकी ड्रेस जो थी वो तो ऑलमोस्ट रेडी थी. एंड हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने उसको एक शाम बोला कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें. You have acted strangely for 2 or 3 days. तुम 2-3 दिन से बहुत ही strangely behave कर रही हो. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. अब वो बहुत आगे से रिस्पॉन्स करती है मेटिल्डा, और कहती है कि मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है पार्टी में पहनने के लिए जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ. मेरे पास कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं है.
आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक। अगर मैं इसी तरह से सिर्फ ड्रेस डालकर बिना किसी ज्वेलरी के इस पार्टी में जाऊंगी तो बहुत ही चीप सी लुक आएगी मेरी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी। और बिना ज्वेलरी के तो मैं इस पार्टी में जाना ही नहीं चाहती और मैं प्रेफर करूंगी कि ना ही जाऊं इस पार्टी में। He replied, "You can wear some natural flowers. In this season, they look very chic." अब उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि तुम कुछ सुंदर से कुछ नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन सकती हो, फ्लोरल ज्वेलरी पहन सकती हो। सो इस सीज़न में दे लुक वेरी चिक। इस सीज़न में बहुत ही फैशनेबल और एलिगेंट लुक देती है ये नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, बट मैटिल्डा को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। अब वो कह रही है कि रिच वुमेन जो वहाँ पे उस पार्टी में आई होंगी, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनी होगी उन्होंने, तो उनके बीच में मुझे बहुत इंसल्टिंग सा फील होगा ये फ्लोरल ज्वेलरी पहन के। एंड इट विल जस्ट गिव अ शैबी एयर। दैट मीन्स बहुत इंसल्टिंग सा फील होगा मुझे ऐसा फ्लोरल ज्वेलरी पहनकर। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels." फिर एकदम से उसके हस्बैंड को आइडिया आता है तो वो कहता है कि यार हम कितने पागल हैं। हाउ स्टूपिड वी आर। तुम जाओ अपनी फ्रेंड से अपनी फ्रेंड जो मैडम फ्रेशियर है उसको बोलो कि तुम्हें कोई भी ज्यूस उधार दे दे पार्टी में पहनने के लिए। She uttered a cry of joy. "It is true," she said. अब इस बात पे ये सजेशन जो है मैडम लॉयजल को मैटिल्डा को बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है yes it's true. I had not thought of that. मैंने तो ये सोचा ही नहीं था. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अब नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसको सारी स्टोरी बताती है कि उसको ऐसे ऐसे किसी पार्टी में जाना है मिनिस्टर के, तो वहाँ पे पहनने के लिए उसके पास कोई जूल्स नहीं है। तो मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट एंड टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस। और मैडम फॉरेस्टियर अपनी कबर्ड के पास जाती है अलमीरा की तरफ और वहाँ से एक बहुत बड़ा सा ज्वेल केस निकाल कर लाती है एंड ओपन इट एंड सेड, "चूज माय डियर।" और उसको लाकर बोलती है, खोल के दे देती है मैडम लॉयजल को और कहती है कि जो भी तुम्हें पसंद है तुम चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब मैटिल्डा सबसे पहले ब्रेसलेट्स देखती है, फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स, कॉलर मीन्स नेकलेस, नेकलेस देखती है पर्ल्स का, फिर वेनेशियन स्टाइल के जो गोल्ड वेनेशियन स्टाइल का क्रॉस देखती है जो गोल्ड का बना होता है एंड देन ज्यूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। और देन उसके बाद बहुत ही एडमायरेबल ज्वेलरी देखती है एंड शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास। और ये सारे ज्वेल्स को वो अपने मिरर के सामने ट्राई करती है, हेजिटेट करती है, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम नॉट लीव दैम। बट वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसमें से कुछ ले या फिर ना ले। तो बहुत ही हेजिटेंट सा फील करती है क्योंकि उसे कुछ पसंद आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रहा। देन शी आस्क्ड, "हैव यू नथिंग मोर?" तब वो अपनी फ्रेंड को फिर से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? "Why yes, look for yourself. I don't know what will please you." अब आगे से मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि हाँ है ना, क्यों तुम खुद ही देख लो, मुझे क्या पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। आई डोंट नो अबाउट योर चॉइस, मुझे तुम्हारी चॉइस का नहीं पता। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। और अचानक से मैटिल्डा की नज़र एक ब्लैक सैटिन बॉक्स के ऊपर पड़ती है। सैटिन इज़ अ फैब्रिक, तो शाइनिंग फैब्रिक होता है, उस शाइनिंग फैब्रिक वाले बॉक्स पे पड़ती है जिसमें एक नेकलेस पड़ा होता है डायमंड्स का। हर हैंड्स ट्रिम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। और जैसे ही मैटिल्डा इसको निकालने लगती है नेकलेस को तो उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस। और वो अपनी ड्रेस के लगा के अपने साथ और ड्रेस को पहनकर इस नेकलेस को अपने थ्रॉट के साथ अपने गले के साथ लगाकर देखती है एंड वॉज एक्सटैटिक। और बहुत ही खुशी महसूस होती है उसे, बहुत ही जॉयफुल सा फील होता है। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, "कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस?"
तो वो बहुत हेजिटेंट वॉइस के साथ अपनी फ्रेंड को पूछती है, बहुत एंग्जाइटी भी फील करती है उसको पूछने में कि क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, सिर्फ यही? वाई, यस सर्टेनली, श्योर। तो उसकी फ्रेंड आगे से कहती है, यस ऑफ कोर्स, वाई नॉट। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then she went away with her treasure. और फिर उसके बाद क्या होता है, वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो अपनी फ्रेंड को गले लगा लेती है एंड उसके बाद वो नेकलेस लेकर चल पड़ती है। The day of ball arrived. अब पार्टी का दिन आ जाता है। मैडम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब मैडम लॉइजल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जो वो चाह रही होती है उसकी वो सारी इच्छा वो उस दिन पूरी हो जाती है। एंड शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब वो उस दिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही होती है पार्टी में। बहुत एलिगेंट लुक दे रही होती है, अट्रैक्टिव लुक दे रही होती है। एंड शी वॉज लुकिंग एज वेरी रिच ऑल्सो। ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है। एंड उसके फेस पे पूरा टाइम, पार्टी के टाइम, स्माइल रहती है। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। हर पर्सन उसका नाम पूछ रहा था और उसके साथ बातें करना चाह रहा था। एंड हर कोई उसे नोटिस कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। She dashed with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. अब वो इतनी खुश थी क्योंकि उसको सब प्रेज कर रहे थे, हर कोई इसे नोटिस कर रहा था, हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, बात करने चाह रहा था। तो वो खुशी से झूम रही थी, बहुत ही हाई स्पिरिट्स के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो डांस कर रही थी। और उसका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं था, इतनी ज़्यादा वो खुश थी कि बिना उसके अपने आप पे कंट्रोल ही वो खो दिया था उसने। एंड थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और उसके दिमाग में कोई और दूसरा तीसरा ख्याल नहीं आ रहा था, सिर्फ वो अपनी प्रेज के बारे में ही सोच रही थी कि जो लोग उसको प्रेज कर रहे थे तो उसी प्रेज के बारे में, उसी प्रशंसा के बारे में सोचे जा रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और इस विक्ट्री, ये जो मानो उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने कोई जंग जीत ली हो या फिर अपना टारगेट अचीव कर लिया हो, तो उसे ऐसा फुलफिलमेंट वाली एक फीलिंग जो थी उसके दिमाग में, उसके दिल में आ रही थी। एंड इट वॉज वेरी स्वीट फीलिंग फॉर हर। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. Salons होता है एक छोटा सा रूम। With 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब वो घर किस टाइम पे जाती है, पूरी रात अपनी पार्टी इंजॉय करती है मैटिल्डा, और सुबह के 4 बजे वो घर जाते हैं। और उसका हस्बैंड तो ऑलरेडी रात के 12 बजे से बाकी 3 लोगों के साथ, जिनकी वाइफ्स भी साथ में पार्टी इंजॉय कर रही थी, उनके साथ उन 3 पर्सन्स के साथ वो एक छोटे से सैलून में, छोटे से रूम में मिडनाइट से रात के 12 बजे से वो सो रहा था, जो कि अपनी आधी नींद में था। मतलब पूरी डीप स्लीप में नहीं थे ये लोग, अपनी हाफ स्लीप, मतलब उसने थोड़ी नींद उसने पूरी कर ली थी या फिर आधी नींद में था। तो जो 3 लोग और भी थे उसके साथ, तो उनकी जो वाइफ थी वो भी पार्टी इंजॉय कर रही थी, जैसे कि मैटिल्डा इंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब जब वो घर से आए थे, जैसे कि ये विंटर सीजन है, तो उन्होंने साथ में एक स्कार्फ कैरी कर लिया था, एक रैप कैरी कर लिया था, ताकि वापस आते हुए मैटिल्डा को ठंड ना लगे। तो वो रैप उसके हस्बैंड के पास था। तो जब उनको पता था कि अब वो घर जाने वाले हैं, तो उसके हस्बैंड ने, मिस्टर लॉइजल ने, अपनी वाइफ के शोल्डर्स के अराउंड वो रैप जो था वो कवर कर दिया, वो रैप डाल दिया उसके शोल्डर्स पे। और बट वो जो रैप था वो उसकी जो लुक्स थी वो बॉल कॉस्ट्यूम के आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। इवन इट वाज गिविंग अ पुअर लुक, क्योंकि बॉल कॉस्ट्यूम जो था वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल था, और ये जो स्कार्फ था उसकी ब्यूटी को क्लैश कर रहा था, इसके साथ मैच नहीं कर पा रहा था। इट वाज गिविंग पुअर लुक टू
the glory or the beauty of Matilda also. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती थी मैटिल्डा, ताकि उसको जो बाकी विमेन हैं वो नोटिस ना करें इस रैप में, क्योंकि वो अपने आप को, जो बाकी जो विमेन थी वो अपने आप को बहुत ही कॉस्टली फर वाले रैप्स के साथ कवर कर रही थी. लाइजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही. अब लाइजल ने उसको बोला, मार्शल लाइजल ने अपनी वाइफ को बोला कि तुम यहीं वेट करो, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं टैक्सी बुलाकर लाता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. बट वो कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि उसको तो था कि उसको कोई नोटिस ना करे उस रैप में. सो शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. और वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई. When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब जब वो नीचे आए तो वहाँ पे स्ट्रीट में उन्हें कोई भी कैरेज दिखाई नहीं दिया. तो जो एक दूरी पर एक कैरेज उनको दिखाई दिया, एक कोचमैन दिखाई दिया, तो वो उसको आवाज़ लगाने लगे. जो उनको बहुत ज़्यादा दूरी से दिखाई दिया, तो उनको आवाज़ लगाने, उस कोचमैन को, कैरेज पर्सन को वो आवाज़ लगाकर बुलाने लगे. They walked along toward the river, hopeless and shivering. अब ये ठंड का मौसम था, तो वो जैसे कैरेज नहीं मिला तो उनको पैदल चलना पड़ा. So they walked along toward the river. रिवर की तरफ वो पैदल ही चलने लगे. और उम्मीद उनको बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई कोच में कोई कैरेज या फिर कोई कैब मिलेगी उनको. और वो साथ में कांप भी रहे थे, बिकॉज उन्हें ठंड भी लग रही थी. Finally, they found one of those old carriages that one sees in the Paris after nightfall. और फाइनली उनको एक कैरेज मिल गई, जो कि एक पर्सन पेरिस में नाइटफॉल के बाद ही देख सकता है. दिन में ऐसी कैरेजेस नहीं दिखाई देती थी, बस पेरिस में नाइटफॉल के बाद ही ऐसी कैरेज, कोई पुरानी सी कैरेज दिखती थी. फाइनली उनको वो मिल गई. एंड इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरीली अप टू देयर अपार्टमेंट. और इस कैरेज ने उनको उनके घर तक, उनके दरवाजे तक छोड़ा. और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो जल्दी से वो अपने अपार्टमेंट में चले गए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. और ये पार्टी जो थी यहाँ, इसके लिए, मैटिल्डा के लिए ये पार्टी अब फिनिश हो गई थी. इट वॉज ऑल ओवर बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी. उसका जो एम था बहुत बड़ी पार्टी को एंजॉय करने का, वो पूरा हो चुका था. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. बट मार्शल लाइजल को ध्यान आया कि उसको तो सुबह ऑफिस भी जाना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब मैडम मैटिल्डा जो है, मैटिल्डा लाइजल, वो अपने अपार्टमेंट में जाकर अपने शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, मिरर के सामने, टू हैव अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ. अपने आप को एडमायर करने के लिए, फाइनली अपने आप को देखने के लिए कि वो कितनी सुंदर लग रही है. और इसके लिए वो अपने जो शोल्डर्स पे रैप होता है, जो स्कार्फ होता है, कवर, वो भी रिमूव कर देती है. और शी जस्ट स्टार्ट्स एडमायरिंग हरसेल्फ. और सडनली शी अटर्ड अ क्राई. बट क्या होता है, अचानक से वो चिल्लाने लगती है, चिल्लाती है, एक चीख मारती है. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. अब वो चिल्लाती क्यों है, क्योंकि शी नोटिसेस दैट कि उसके गले में वो नेकलेस ही नहीं है जो उसने मैडम फॉरेस्टियर से उधार लिया था. So with this, the first part of our chapter has come to an end. So continue with the next part to see what happened afterwards. Thank you and have a nice day.